नमस्ते। मैं हूं पायल। आज सुनिए लेखक रजत की स्लीप स्टोरी, राजा और लोहार भाग 1। एक अच्छे इंसान की पहचान उसमें मौजूद प्रेम और आदर का भाव होता है। एक राजा के भी यही गुण होते हैं, पर हर राजा में ये गुण हो ऐसा संभव नहीं है। ये कहानी एक ऐसे ही राजकुमार की है जो राजकुमार से राजा बनने तक की एक रोमांचक यात्रा तय करता है। किस तरह एक योजना तैयार की जाती है और राजकुमार को लोहार का जीवन जीना पड़ता है और एक लोहार को राजा का जीवन। ये रहस्यमय कहानी है एक राजकुमार और लोहार के राजा बनने की। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करिए और अपने कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। राजा की पहचान किस तरह होती है? अगर वो अपने असली रूप में हो तो उसे पहचानना आसान होगा, पर वो अपने असली रूप में ना हो तो ये मुश्किल हो सकता है। ये उसके व्यवहार पर भी निर्भर करता है या नहीं भी करता। कई विद्वानों का ये कहना है कि राजा की पहचान उसके पद से नहीं बल्कि उसके कर्म से होती है। बहुत से आम इंसान इस तरह जिंदगी जीते हैं जैसे वो किसी राजा से कम नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि वो खुद का ख्याल राजा की तरह रखते हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो दूसरों का ख्याल किसी राजा की तरह रखते हैं। राजा का सबसे महत्वपूर्ण गुण प्रेम और सम्मान होता है, पर हर राज्य के राजा में इस तरह के गुण नहीं होते। मायानगर नाम का एक राज्य जो अपनी प्रजा के प्रति बेहद प्रेम और समानता के भाव के लिए दूर तक विख्यात था,
जिस राज्य में हर तरफ खुशियां नृत्य करती थी। प्यार अपनी मधुर बांसुरी बजाता था, जहां हवाओं में शांति की महक होती थी और चांद अपनी चांदनी से राज्य को और शीतल बना देता था। पर राज्य के राजा चित्रभानु को संदेह था कि ऐसा ज्यादा समय के लिए नहीं चलेगा। राजा चित्रभानु अपनी वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि अब भी वो स्वस्थ और तंदुरुस्त थे, लेकिन पुराने नियमों के अनुसार उम्र के एक पड़ाव के बाद राजा को अपने पद को अपने सबसे होनहार बेटे को सौंपना होता है, और राजा चित्रभानु के लिए वो दिन आने में ज्यादा समय नहीं था। राजा चित्रभानु का एक ही पुत्र था, राजकुमार अरविंद, जो राजा के पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार था। राजकुमार अरविंद का चरित्र एक राजा बनने योग्य नहीं था। उनमें बहुत सी ऐसी खामियां थी जो राज्य और प्रजा दोनों के लिए ही ठीक नहीं थी। राजा चित्रभानु इस बात से भली भांति परिचित थे। उन्होंने राजकुमार अरविंद का चरित्र सुधारने के लिए कई प्रयत्न किए, पर वो कारगर साबित नहीं हुए। राजा चित्रभानु को इस बात का अंदेशा था कि राज्य के लिए ये ठीक नहीं होगा कि अरविंद को सिंहासन पर बिठाया जाए। उन्होंने अपने विश्वास पात्र मंत्री और सेनापति के साथ मिलकर एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिसका असफल होना नामुमकिन था। उन्होंने हर संभावना पर खुद ध्यान दिया और हर मुमकिन परिस्थिति जो घटित हो सकती थी उसका समाधान पहले से खोज निकाला। पर कई बार ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके हाथ वो खजाना लग जाता है जिसे आप ढूंढ भी नहीं रहे थे। आप तो किसी और खोज में मग्न थे। राजा चित्रभानु के हाथ भी ऐसा ही एक खजाना लगा जो उनके राज्य के लिए नई सवेरे की किरण की तरह था। उन्हें एक लोहार का पता मिला जो हूबहू राजकुमार अरविंद की तरह दिखाई देता था, जिसकी शक्ल राजकुमार अरविंद की तरह थी। राजा ने अपने प्रिय मंत्री राजवीर से कहा, "ये तो असंभव सा मालूम होता है। क्या आपने उसे करीब से देखा?" "हाँ महाराज, मैंने उन्हें करीब से भी देखा और बहुत ध्यान से भी। वो राजकुमार की तरह ही दिखाई देते हैं।" राजा का उत्साह किसी ख्याल की वजह से कम हो गया। उन्होंने कहा, "हाँ राजवीर, ये तो ठीक है, पर सिर्फ शक्ल से क्या होगा?" राजवीर ने कहा, "मुझे ये बात अच्छे से मालूम है महाराज, इसीलिए मैंने उनके चरित्र का अच्छी तरह मुआयना किया, उसे परखा। पर मेरी बात का विश्वास कीजिए, ऐसा नेक दिल, खुशमिजाज, आनंद से भरा इंसान कम ही देखने को मिलता है। वो एक लोहार है, लेकिन उनके हथौड़े की चोट पर भी
प्रेम का भाव होता है। वो एक कमाल का इंसान है। राजा, मंत्री और सेनापति ने मिलकर एक नई योजना बनाई, पर सब कुछ पक्का करने से पहले राजा ने कुछ दिनों का समय लिया। कुछ दिन और रातों तक राजा गहन विचार में डूबे रहे और सब कुछ तय हो जाने के बाद भी उन्हें कुछ उलझनों को सुलझाना था। उन्हें एक फैसला लेना पड़ा, जो एक पिता के लिए एक कठिन निर्णय था, पर आखिरकार वो एक राजा भी तो थे। राजा चित्रभानु ने राजकुमार अरविंद के राज्याभिषेक की घोषणा की, लेकिन इससे पहले उन्होंने राजकुमार के सामने एक अजीब सी शर्त रखी। अरविंद, आपको एक गांव में जाकर रहना होगा, हमारे राज्य से कुछ दूर पहाड़ों के पास बसा एक गांव, ताजपुर। वहां आपको एक लोहार की तरह जीवन व्यतीत करना होगा, एक आम इंसान की तरह। इतना सुनकर राजकुमार ने कहा, पर ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। हम एक अच्छे राजा साबित होंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। वैसे भी ये करने से हासिल भी क्या होगा? राजा ने कहा, पहली बात तो ये है कि ये अनुभव लिए बिना आप राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते, और दूसरी बात ये है कि ये तो आपको वहां जाने के बाद ही पता चलेगा कि आप वहां क्या सीखते हैं, आप में कितना बदलाव आता है। हमें विश्वास है वहां से आ जाने के बाद आप राजा बनने योग्य हो जाएंगे। राजकुमार अरविंद को ना चाहते हुए भी राजा की बात माननी पड़ी। उनके जाने की तैयारी शुरू हो गई और इस बात को पूरी तरह से गुप्त रखा गया और सुनिश्चित किया गया कि किसी को भी कानो कान इसकी खबर ना हो। वहीं कुछ दिनों से मंत्री राजवीर कहीं गायब थे। राजा और सेनापति के अलावा किसी को खबर नहीं थी कि वो दोनों कहाँ हैं। वो ताजपुर गांव में उपस्थित थे, लोहार उदय के साथ। उन्होंने लोहार उदय को योजना के अनुसार सब समझा दिया। पहले तो उदय नहीं माने, पर राज्य की भलाई के लिए उन्हें ये सब कबूल था। उन्हें अपना पेशा बहुत प्रिय था, फिर भी वो उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ताजपुर गांव में भी किसी को भी इस योजना के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। और फिर वो दिन भी आ गया था जब राजकुमार अरविंद को अपना महल छोड़कर जाना था। वहीं दूसरी ओर लोहार उदय को अपना गांव छोड़कर महल की ओर आना था। लोहार उदय मंत्री राजवीर के साथ राज्य के लिए रवाना हो गए और राजकुमार अरविंद सेनापति के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। ताजपुर पहुंचने से पहले सेनापति रणवीर और राजकुमार एक जंगल में ठहरे, जहां एक बुजुर्ग लोहार रहते थे। राजा के निर्देश अनुसार
राजकुमार को यहाँ कुछ दिन रहकर लोहार का काम सीखना था, जो कि राजकुमार के लिए तो नामुमकिन सा था। सेनापति रणवीर ने कहा, ये सीखे बिना ना आप वापस राज्य जा सकते हैं, ना ही ताजपुर। राजकुमार अरविंद ने कहा, क्यों, हमें कौन रोकेगा? आप या ये बुजुर्ग, हम जहां चाहें वहां जा सकते हैं। सेनापति रणवीर ने कहा, हम नहीं, ये जंगल रोकेगा। अरविंद ने कहा, जंगल? पर कैसे? आप हमें बस अपनी बातों में उलझाना चाहते हैं। सेनापति रणवीर ने बताया, ये जंगल एक भूल भुलैया की तरह है। अगर रास्ता पता ना हो तो आप इस जंगल में ही भटकते रहेंगे। अरविंद ये सुनकर झोपड़ी से बाहर निकले और आसपास देखने लगे। ये देख सेनापति ने कहा, आप चाहे तो कोशिश कर सकते हैं, पर जब आप थक जाएं, हर थोड़ी देर में ये शंख बजाइएगा, हम आपको लेने आ जाएंगे। सेनापति ने अरविंद को शंख दिया और अरविंद वहां से दूर जाने लगे। सेनापति वापस कुटिया में आकर बैठ गए। वहीं दूसरी ओर लोहार उदय मंत्री राजवीर के साथ महल पहुंच चुके थे। मंत्री उदय को गुप्त द्वार से राजा के कक्ष में ले आए। राजा चित्रभानु उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे राजकुमार ही उनके सामने आ खड़े हैं, पर उदय की चाल ढाल और बोलने के अंदाज से उन्हें विश्वास हुआ कि ये उनका बेटा नहीं बल्कि लोहार उदय है। राजा ने लोहार से कहा, आपको पता है आपको यहाँ क्यों लाया गया है? उदय ने कहा, हाँ महाराज, मुझे मंत्री जी ने सब समझा दिया है, फिर भी मैं थोड़ा उलझन में हूं। मुझसे ये महत्वपूर्ण कार्य होगा या नहीं? राजा ने कहा, आप उसकी फिक्र मत करिए, जैसा आपको बताया जाए आप वैसा करते जाइए। राजा ने मंत्री और उदय को वहां से जाने की आज्ञा दी और आगे की तैयारी शुरू करने को कहा। मंत्री राजवीर उदय को राजकुमार की तरह रहने का प्रशिक्षण देने लगे। राजकुमार की तरह बोलना, खाना, चलना, हर तरह की बात उन्हें बताई गई। उन्हें उन सभी लोगों की तस्वीर दिखाई गई जिससे राजकुमार परिचित थे। वहीं दूसरी ओर 2 दिन बीत गए थे। शाम ढलने लगी, पर अरविंद लौट कर नहीं आए। कुछ देर के लिए सेनापति के मन में ये ख्याल आने लगा, कहीं वो इस जंगल से निकलने में सफल तो नहीं हो गए। पर बुजुर्ग के आश्वासन से उन्हें दिलासा मिला और दिलासे के साथ उनके कानों में एक आवाज आई, जिससे ये पक्का हो गया कि अरविंद अब भी जंगल में ही है। वो आवाज एक शंखनाद थी।
सेनापति ने बुजुर्ग से कहा, मैं आता हूं। और वो अरविंद को लेने शंख की आवाज का पीछा करते हुए निकल गए। काली घनी रात के साए में चांद की मेहरबानी थी, जिसकी चांदनी धरती पर टहल रही थी। पर्याप्त रोशनी के कारण सेनापति रणवीर को रास्ता देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। परेशानी तो बस शरारती हवाओं की वजह से हो रही थी, जो शंख की आवाज को इधर उधर बहते हुए सेनापति को भटका रही थी। बहती हवाओं की आवाज से सेनापति तय नहीं कर पा रहे थे कि आवाज किस दिशा से आ रही है। वो जिस भी तरफ जाते उन्हें सिर्फ छलावा मिलता। उन्हें अरविंद कहीं दिखाई नहीं दिए। कुछ समय प्रयत्न करने के बाद अब आसमान की ओर देखने लगे। अनगिनत तारे और चांद अपनी पूरी आभा के साथ आसमां पर सैर कर रहे थे। सेनापति रणवीर का मन भी किसी सरोवर की तरह शांत हो गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपना सारा ध्यान बहती हवाओं में लगा दिया। वो हवाओं को आते जाते महसूस करने लगे, उसकी हर हरकत को परखने लगे। उन्होंने ये पहेली सुलझा ली। हवाएं किस तरह से बह रही हैं। अब बारी शंख की आवाज की थी। शंख की आवाज हर कुछ क्षण में रह रह कर आ रही थी। सेनापति रणवीर का ध्यान पूरी तरह से एकाग्र था। उन्हें बस उस क्षण का इंतजार था जब फिर से आवाज आएगी। हवाएं अपने साथ शंख की आवाज को उड़ाते हुए सेनापति के पास पहुंची। उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए भागने लगे। वो एक दरिया के पास पहुंचे, जहां अरविंद एक पेड़ से नीचे शंख लिए बैठे थे। अरविंद ने सेनापति की तरफ मुस्कुरा कर देखा। सेनापति अरविंद के पास आकर बैठ गए। वहां दूसरी ओर लोहार उदय अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। तभी एक हथौड़े की आवाज ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लोहार ये आवाज सुन खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने छज्जे से झांक कर नीचे देखा। बागान में एक बालक किसी चीज पर हथौड़ा चला रहा था। उदय ने खुद को समझाने की कोशिश की, पर उनका मन नहीं माना। वो छज्जे से ही एक पेड़ की डाल के सहारे नीचे उतर गए। उन्हें देख उस बालक ने हथौड़े को रोक दिया। उदय उसके पास गए और कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बालक ने कहा, मैं तो बस ऐसे ही इस लोहे के टुकड़े को आकार देने की कोशिश कर रहा था। उदय ने उनसे हथौड़ा लेते हुए कहा,
आपका नाम क्या है? मुझे अंकुर के नाम से बुलाते हैं, उसने कहा। उदय ने कहा, अंकुर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस लोहे पर सही चोट नहीं कर रहे थे। उदय ने उन्हें हथौड़े को चलाकर बताया। अंकुर ये देखकर खुश हो गया। उसे समझ में आ गया वो बेकार ही परिश्रम कर रहा था। अगर सही तरीका आजमाया जाए तो वो काम जल्दी किया जा सकता है। उसने कहा, अच्छा हुआ आपने मुझे ये बता दिया, वरना मैं बेकार ही परिश्रम करता रहता। उदय ने कहा, मुझे इस बात की खुशी है मैं आपकी मदद कर पाया। वैसे एक सलाह है, आप जिस भी काम को करें पहले उसके बारे में उपयुक्त जानकारी इकट्ठा कर लें। अंकुर ने कहा, जी बिल्कुल, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। दोनों बातें कर ही रहे थे कि एक शख्स आया और अंकुर से कहा, चलो बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? उस शख्स ने उदय की तरफ देखकर कहा, माफ करना राजकुमार, मैं आपको पहचान नहीं सका। उदय ने कहा, कोई बात नहीं। उस शख्स को उदय पर कुछ शंका हुई। उसने पूछा, आप राजकुमार ही है ना? उदय का मन थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने अपने आप को तुरंत संभाला और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, आपको कोई संदेह है? वो शख्स समझ गया था उससे भूल हो चुकी थी। उसने कहा, क्षमा करना राजकुमार, आपको कभी इस तरह के वस्त्र पहने नहीं देखा, इसीलिए धोखा हो गया। उदय ने कहा, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। उनके जाने के बाद उदय ने चैन की सांस ली। कुछ क्षण बाद ही एक पीछे की ओर से मंत्री राजवीर आए। उन्हें देख उदय ने कहा, आप यहीं थे? मंत्री ने कहा, हाँ, मैंने कहा था ना, मेरी नजर आप पर हमेशा रहेगी। वैसे आपने आज अपनी अच्छी भूमिका निभाई। आज आपने एक और पड़ाव पार कर लिया। अब सिर्फ चंद बातों का ख्याल रखना होगा। उसके बाद कोई नहीं कह सकता कि आप राजकुमार नहीं हैं। उदय ने मुस्कुराते हुए कहा, बाकी सब ठीक है, बस मुझे ये सूती धोती पहनने से मत रोकना। दोनों हंसते हुए कक्ष की तरफ चले गए। इधर सेनापति भी अरविंद के साथ फिर से कुटिया पर लौट आए। अंदर बुजुर्ग भट्ठी में आग लगाए बैठे थे और भट्ठी के सामने गर्म लोहे का टुकड़ा था और बुजुर्ग के हाथ में एक हथौड़ा। बुजुर्ग ने अरविंद की ओर देखकर लोहे के टुकड़े की तरफ इशारा किया और हथौड़ा उनकी तरफ बढ़ा दिया। अरविंद ने सेनापति की तरफ देखा और कहा, ठीक है, तो शुरू करते हैं।
तो दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी, राजा और लोहार का पहला भाग। तो अब आगे क्या होगा? क्या राजकुमार लोहार का काम सीख पाएंगे? और क्या उदय राजकुमार की तरह बन पाएगा? जानेंगे इस कहानी के दूसरे भाग में। पर फिलहाल रात के तराजू पर नींद का वजन बढ़ रहा है। ये वजन आपकी पलकों पर उतर रहा है। आपको आहिस्ता आहिस्ता नींद आ रही है। शुभ रात्रि।